एक दिन सुरेखा मोहल्ले के ही राजू के साथ भाग गई। इसके बाद तो जितने लोग उतनी तरह की बातें होने लगी। अधिकतर लोग सुरेखा के माता पिता को ही इसका दोष दे रहे थे। मामला लड़की के भागने का था, इसलिए सुरेखा के पिता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। करीब 1 महीना बीत गया। काफी दौड़ धूप और खोजबीन के बाद भी उन दोनों का कुछ पता नहीं चला। सब हैरान थे। आश्चर्य की बात तो यह थी कि राजू शादीशुदा था, इसके बावजूद भी उसने ऐसा काम किया था। राजू और सुरेखा शहर से दूर चले गए थे। वे कहाँ चले गए, यह बात मोहल्ले का कोई भी व्यक्ति नहीं जानता था। बेटी की हरकत से सुरेखा के माता पिता, अपने संबंधियों, मोहल्ले वाले और समाज की दृष्टि में गिर चुके थे। वे किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं थे। लोग उनके सामने ही उन्हें ताना देते थे। इससे उनका घर से निकलना दुर्भर हो गया था। ऐसे में वे बेचारे कर भी क्या सकते थे। लोगों की तरह तरह की बातें सुनने को वे लाचार थे। अचानक एक दिन सुनने में आया कि राजू और सुरेखा लखनऊ में पकड़े गए हैं। मोहल्ले के एक डॉक्टर मेहता ने लखनऊ में अपने रिश्तेदार अशोक के घर राजू और सुरेखा को देख लिया था। फिर क्या था, उन्होंने इस बात की सूचना पुलिस को दी तो पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया था। पुलिस ने सुरेखा को तो उसके माता-पिता के घर पहुंचा दिया, जबकि राजू को हिरासत में ले लिया। राजू को उम्मीद थी कि सुरेखा कभी भी उसके खिलाफ बयान नहीं देगी, क्योंकि वह उसके साथ करीब 6 महीने पत्नी की तरह रही थी। पर बात एकदम इसके विपरीत निकली। सुरेखा ने अपने माता-पिता की भावनाओं और दबाव में आकर कोर्ट में अपने प्रेमी राजू के खिलाफ ही बयान दिया था। सुरेखा नाबालिग थी, इसलिए कोर्ट ने राजू को एक नाबालिग लड़की को भगाने के जुर्म में 3 साल की सजा सुनाई। इस बीच सुरेखा की शादी एक आवारा लड़के से कर दी गई, क्योंकि समाज में कोई भी शरीफ लड़का उससे शादी करने को तैयार नहीं था। 3 साल की सजा काटकर राजू घर आया तो मेरे दिमाग में तरह तरह की शंकाओं के बीच वही प्रश्न बार बार आ रहा था कि शादीशुदा राजू ने ऐसा क्यों किया। मुझे उस पर रह रहकर गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि राजू को मैं बचपन से जानता था। वह एक चरित्रवान और शरीफ लड़का था। सब उसका सम्मान करते थे। फिर उसने ऐसा नीच कार्य क्यों किया, यह हकीकत जानने के लिए एक दिन मैं उसके घर चला गया। कहो भाई, क्या हाल चाल है, मैंने पूछा। हाल तो ठीक है, पर चाल खराब हो गई है, उसने टूटे दिल से कहा। तुम अपना हाल बताओ। मेरा हाल तो ठीक है, तुम्हारा हाल जानने आया हूँ, मैंने कहा। मेरा हाल तो एक खुली किताब की तरह है, जिसे दुनिया ने पढ़ा है। तुमने भी पढ़ा होगा, एक मायूसी मिश्रित लंबी आह भरकर राजू ने कहा, और सुनने में न जाने क्या खोजने लगा। राजू की इस आह में कितनी विवशता, कितनी कसक और कितनी दुख भरी वेदना थी, यह मैं खुद देख रहा था। वह आंखों में छलक आए आंसुओं को रुमाल से पोंछने लगा। उसके छलके आंसू देख मुझे दुख हुआ। छोड़ो बीती बातों को, मैंने सांत्वना देते हुए कहा। यह भी एक संयोग है, उसने आगे कहा। तुम तो जानते ही हो कि मेरी शादी हुए करीब 8 साल हो गए हैं, परंतु हम दोनों के जीवन में कोई फूल नहीं खिला। तुम्हारी भाभी के प्यार का साथ ही मेरे जीवन का सर्वस्व था। मैं सुखी था, संपन्न था, लेकिन वह न जाने क्यों अंदर ही अंदर घुटती रहती थी। उसका सौंदर्य, उसका स्वास्थ्य धीरे धीरे उससे दामन छुड़ाने लगा था। मैंने इस राज को जानने का बहुत प्रयत्न किया। एक दिन तुम्हारी भाभी ने विनीत भाव से कहा, कितना अच्छा होता कि हमारे आंगन में भी बच्चा होता। यह सुनकर उस दिन से मुझे भी अपने घर में बच्चे का अभाव अखरने लगा। डॉक्टर ने तुम्हारी भाभी का परीक्षण करने के बाद बताया कि यह कभी मां नहीं बन सकती। इस बात से वह बड़ी दुखी हुई। उसने मुझे दूसरी शादी के लिए प्रेरित किया, लेकिन मैंने शादी करने से साफ मना कर दिया। उस दिन से मैं उसे और अधिक प्रेम करने लगा, जिससे वह इस मानसिक दुख से छुटकारा पा सके। लेकिन वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। उन्हीं दिनों हमारे पड़ोस में रहने वाली सुरेखा तुम्हारी भाभी के पास आने जाने लगी। दोनों एकांत में घंटों बैठी न जाने क्या क्या बातें करती रहती। एक दिन रात को सोने से पहले तुम्हारी भाभी ने मुझसे कहा, सुरेखा कितनी सुशील और सुंदर लड़की है, तुम सुरेखा से शादी क्यों नहीं कर लेते? पागल हो गई हो क्या? ऐसा कभी हो सकता है? मैंने उसे बाहों में कसते हुए कहा, क्यों नहीं? क्या आप एक बच्चे के लिए इतना भी नहीं कर सकते? कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी। मैंने तुम्हारी भाभी को बहुत समझाया कि एक विवाहित व्यक्ति के साथ कोई भी पिता अपनी लड़की का विवाह नहीं करेगा। यह असंभव है। मैं तुम्हारी सौत नहीं ला सकता। पर वह अपनी जिद पर अड़ी रही। वह फपक फपक कर रोने लगी। दूसरे दिन जब सुरेखा हमारे घर आई तो मैं उसे निहारने लगा। सुरेखा की शोख जवानी और सुंदरता ने मुझ पर ऐसा जादू किया कि तन-मन से मैं उसकी ओर खींचता चला गया। तुम्हारी भाभी ने हमें संरक्षण दिया और हमारे प्यार को
पलने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया। इतना कहकर राजू न जाने किन सपनों में खो गया। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वह फिर कहने लगा, सुरेखा मुझसे शादी के लिए तैयार थी, लेकिन मैं उसके माता पिता से यह सब कहने का साहस नहीं कर सका। सुरेखा मुझसे जिद करती रही और मैं टालता रहा। एक दिन शाम के समय सुरेखा जब हमारे घर आई तो उसने कहा, राजू ऐसे कब तक चलेगा, चलो हम कहीं भाग चले। यह सुनकर मैं कांप उठा। सुरेखा मुझे देखती रही और हंसती रही। उसने फिर कहा, बस 1 साल की बात है, एक बच्चा हो जाएगा तो हम लौट आएंगे। उसके बाद पिताजी भी मजबूर होकर मेरी शादी तुम्हारे साथ कर देंगे, कहकर उसने अपना चेहरा मेरे सीने पर रख दिया। राजू न जाने किन ख्यालों में खो गया। मैं भी कहीं खो चुका था। मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए राजू ने आगे कहा, लेकिन सपना साकार नहीं हुए। हम दोनों गांव छोड़कर लखनऊ भाग गए और दोस्त के यहाँ रहने लगे। 6 महीने बाद हम पुलिस द्वारा पकड़े गए। तुम्हारी भाभी की चिरपोषित अभिलाषा भी एक सपना बनकर रह गई। इतना कहकर वह चुप हो गया। मैंने भी इससे अधिक पूछताछ करनी उचित नहीं समझी और उससे विदा लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में सोचता रहा कि क्या राजू दोषी है, जो समाज के ताने सहन न कर सका और संतान की चाह ने उसे अंधा बना दिया। शादीशुदा होते हुए भी वह नाबालिग सुरेखा के साथ भाग गया। क्या राजू की पत्नी दोषी है, जिसने अपने पति को गलत राह पर चलने की सलाह दी, या फिर सुरेखा का पिता दोषी है, जिसने दो प्रेमियों को मिलने से रोककर अपनी लड़की का किसी आवारा लड़के के साथ ब्याह रचा दिया। मैं अभी तक तय नहीं कर पाया हूँ कि आखिर दोषी कौन है। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब